गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग डेली प्रतिदिन एजुकेशन सब्जेक्ट से लेके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आपका एजुकेशन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं, जितना सिलेबस होता है आपका, वो सभी के सभी यहाँ पर आपको कंप्लीट कराया जाता है। और मेन टारगेट रहता है यूजीसी नेट का, ठीक है, आपका नेट ऑब्लिक जेआरएफ। जो इसका सिलेबस होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी आपका, चाहे वो लोग एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, एमएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, तमाम तरीके की सब के सब सिलेबस को ये अपने अंदर समाहित करता है। इसलिए हम लोग इसी के सिलेबस को लेके यहाँ पे कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल की डेट में यूनिट 8 को कल डेट में हम लोगों ने यूनिट 9 को खत्म कर लिया है। यूनिट 9 आपने देखा होगा, उसमें नैक की क्या भूमिका थी, क्यूसीआई की भूमिका क्या थी, और INQAAHE की क्या भूमिका रही है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। तो कल हम लोगों ने इन सब चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आपको कल की डेट पे जो वीडियो मिला है वो पीपीटी के माध्यम से कुछ मिले हैं, जो कि महत्वपूर्ण चीजें हैं। साथ में मैंने आपको क्रेडेंशियल कॉस्ट, अप्रेशियल कॉस्ट और इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट थे उसको भी बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया। तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जिनको भी यहाँ पर जूम क्लासेस आपको करनी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है व्हाट्सएप का, आप उस ग्रुप में जुड़कर सुबह हम लोगों की 6:30 बजे जो क्लास चलती है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग नई यूनिट तैयार स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी यूनिट कौन सी है? यूनिट अब हम लोग 8 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट 8 क्या है आपका? टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। यूनिट 8 का नाम क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपका इन टेक्नोलॉजी इन ऑब्लिक फॉर टेक्नोलॉजी इन ऑब्लिक फॉर एजुकेशन, आपका ये आपके यूनिट का नाम है ना। यूनिट का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक। यूनिट का नाम आपको याद होने के लिए यूनिट 8 का जो पोर्शन है उसका क्या नाम है, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है? टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन, ठीक है ना। इसमें क्या है? टेक्नोलॉजी में या के द्वारा शिक्षा। तो टेक्नोलॉजी में जब कभी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी में शिक्षा, तो इसमें जो है इसके कंसेप्ट को पढ़ना है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है। इससे संबंधित तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ठीक। तो उसमें सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी। क्या बोलते हैं? शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी या प्रौद्योगिकी। आप लिख दो प्रौद्योगिकी, ज्यादा प्रचलन में चलता है, तकनीकी भी चलता है। या तकनीकी, ठीक, ये होता है, इसको हिंदी में ये कहते हैं। अब शैक्षिक शिक्षा, अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या होती है। तो आप बताएंगे शिक्षा एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके माध्यम से हम किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का एक सही तरीका जो होता है, ये हमें जो है शिक्षा के द्वारा ही हमें पता चलता है चीजों को, ठीक। तो यहाँ पर अब हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि शैक्षिक तकनीकी होती क्या है। तो आप वर्तमान समय में देखते होंगे तकनीकी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी। मतलब आज के समय में जो प्रौद्योगिकी का मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी या तकनीकी जो होती है, इसको हम लोग अपने किसी भी काम को आसानी से करने के संबंध में इसका हम प्रयोग करते हैं। हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक ऐसी
एक ऐसी विधि होती है जिसमें ये एक विधियों का भंडार होता है, ठीक है? विधियों का एक भंडार होता है। इसको कह सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज ए साइंस of technique and methods by which educational goal can be realized। मतलब कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी तकनीकी जो होता है वह तकनीकों और विधियों का एक विज्ञान है। क्या है? तकनीकों और विधियों का एक विज्ञान है। मतलब टेक्निक किसका विज्ञान है आपका? टेक्निक्स का है और मेथड्स का है। ठीक है, टेक्निक्स का है और मैथड्स का है। ठीक है, क्या है टेक्निक और मैथड का? क्या है आपका? ये एक तरीके से साइंस है। क्या है ये? एक तरीके से ये साइंस है। अब बात आई कि इसको साइंस क्यों कहा गया? शैक्षिक प्रौद्योगिकी को साइंस, इसमें जो है तकनीकी और जो विधियों का हम प्रयोग करेंगे शैक्षिक प्रौद्योगिकी में, जिन तकनीकों और जिन विधियों का हम प्रयोग करते हैं वह एक तरीके का विज्ञान होता है। विज्ञान का मतलब होता है कोई भी विषय वस्तु हमें एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित क्रम से जो मिलती है वही हमारी विज्ञान कहलाती है। अब टेक्निक और मेथड को भी हम शिक्षा के क्षेत्र में सही तरीके से प्रयोग करेंगे, इसीलिए इसको एक विज्ञान के रूप में कहा गया है। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा हम शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। मतलब किसके? एजुकेशन गोल्स को। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो, वॉइस आ रही? हाँ सर। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। कह रहे थे गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखो बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी तकनीकी जिसको बोलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो आप बताएंगे शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की ऐसी तकनीक या ऐसी विधि, इसको लिख देते हैं। ठीक, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब हम तकनीकों और विधियों का प्रयोग करते हैं एक विज्ञान के रूप में, तो उसको हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? क्या डेफिनेशन आपको याद रखना है? डेफिनेशन इसलिए याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो उसकी लाइन पूछना है कि एजुकेशनल शैक्षिक तकनीकी का हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप बताएंगे शैक्षिक तकनीकी का हम प्रयोग शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एजुकेशनल गोल जो होता है, एजुकेशनल गोल को हम लोग प्राप्त करने के लिए करते हैं। शैक्षिक लक्ष्य को, शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के, अब लक्ष्य तो सभी लोगों ने बनाए होंगे। शिक्षा के लक्ष्य जो है सभी लोगों ने बनाएंगे, सभी लोगों ने कई तरीकों से पाने का प्रयास किया होगा, लेकिन उसमें से एक विधि ये भी है जिसमें हम शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करके शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अब और भी चीजें हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक विज्ञान के रूप में होता है, इसमें हमें तकनीक और विधियां मिलती हैं, इसके वजह से हमें काम करने में आसानी मिलती है, सरलता मिलती है। कह सकते हैं कि जो ऊपर जो है उपकरणों का हम उपयोग करके ज्ञान को संरक्षित करने में, प्रसारित करने में और आगे बढ़ाने में सहायक होती है। क्या होती है? कहता है कि इट इज हेल्पफुल फॉर प्रिवेंटिंग, transmitting and advancing the knowledge, utilizing suitable tools and techniques such as computer, television and CD ETC। मतलब जैसे इसको आप बता सकते हैं कि इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से हम कर सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, सीडी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तमाम ऐसी चीजें होती हैं शैक्षिक तकनीकी के अंदर। तो आप लोग देख रहे हैं मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन, टैबलेट, जितनी भी चीजें हैं सब इसी के अंतर्गत आती हैं आपकी। ठीक, इसी के अंतर्गत हम लोग यूज करते हैं कि नहीं? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा शैक्षिक तकनीकी क्या होती है। आपसे कोई पूछे तो शिक्षा क्या होता है? किसी भी ज्ञान को सही तरीके से पाने के लिए हम शिक्षा का प्रयोग करते हैं।
तक प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जब हम शिक्षा को पाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करें, तो वो आपकी तक प्रौद्योगिकी होती है। जब तो इसमें कहता है कि शैक्षिक शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं, शिक्षा को प्राप्त करने का जो उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम और सरलता से कैसे पाएं। जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, अब टॉपिक पढ़ने के लिए आपके पास किताब भी नहीं, कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे, मोबाइल उठाओगे, गूगल में सर्च मारोगे और पढ़ लोगे। तो ये किसकी देन है, ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ही देन है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम लोग किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। हम दूर बैठे व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। हम जैसे आपने देखा होगा इग्नू है, यूजीसी है, ये छोटे-छोटे शैक्षिक कार्यक्रम चैनल चलाते हैं। टीवी पे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के लिए भी क्लासेस चलती हैं, बड़े बच्चों के लिए भी क्लासेस चलती हैं। तो ये सब किसके माध्यम से इसका मेन उद्देश्य है शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना। जब कभी शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अनेक तकनीकों और विधियों का हम प्रयोग करते हैं, तो इन तकनीकों और विधियों को प्रयोग करने को ही हम लोग शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया कि हम लोग दिल्ली में जाकर कोचिंग नहीं कर सकते, या और जगहों पर जाकर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज करने से हम लोग दूर बैठे व्यक्ति से बात कर लेते हैं, उनकी क्लासों को ज्वाइन कर लेते हैं, या हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर है तो हम उससे भी जुड़ सकते हैं। किसके माध्यम से, तकनीकी के, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ते हैं हम लोग। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या होता है। अब यहाँ पर जब इतनी चीजें हो गई, अब टेक्नोलॉजी का अर्थ भी अगर हम समझेंगे, तो टेक्नोलॉजी कहते हैं कि प्रौद्योगिकी उत्पादन के लिए आयोजित ज्ञान है। मतलब टेक्नोलॉजी इज नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, आपको हम बता देते इसको। टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। टेक्नोलॉजी हो गई, इसका हम यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये प्रोडक्शन के लिए इसको है, प्रोडक्शन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। क्या होता है, किसी भी उत्पादन या किसी भी चीज को प्रोवाइड करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दूसरा कहता है कि सब प्रौद्योगिकी एक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग है। मतलब टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ये हमें साइंटिफिक नॉलेज देता है, नोट करिएगा इसको। हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज हमें गेन करता है, ठीक। हमें टेक्नोलॉजी क्या करता है, प्रोडक्टिव नॉलेज देता है। साइंटिफिक नॉलेज है, प्रोडक्टिव में जो हमें यूजफुल हो, जो जिसका हम काम कर सके, वही हमें ये नॉलेज देता है। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक ज्ञान देता है हमें, ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान देता है। फिर इसमें कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज द सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल which are used to satisfy the need of the community। मतलब कहता है कि प्रौद्योगिकी जो होता है वो उपकरणों और कौशलों का समूह है। इसका इंस्ट्रूमेंट लिखिएगा, इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्किल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट स्किल्स, तो ये क्या है, ये ग्रुप है। इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी में हम लोग इंस्ट्रूमेंट और स्किल को यूज करते हैं। यूज करने के साथ साथ ये पूरे किसी भी समूह का एक समूह बना होता है, इसका उपकरणों का और कौशलों का। लिखेंगे उपकरणों और कौशलों का। उपकरणों और कौशल का यह एक क्या होता है, समूह होता है इसमें, ठीक। तो अब आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एक प्रोडक्टिव नॉलेज हमें देता है, साइंटिफिक नॉलेज देता है, इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल्स इसमें होते हैं आपके, और इसमें न्यू नॉलेज को गेन कराता है। न्यू क्या, इनोवेटिव। इनोवेटिव नॉलेज देता है। इनोवेटिव का मतलब होता है नवाचार, जो नई नई चीजों से जुड़कर हमें ज्ञान देता है, ठीक है ना।
यहाँ पर ये होता है। अब इसके बाद कुछ कुछ कोटेशंस आती हैं, उस कोटेशंस को हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक दो कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो एग्जाम में पूछ लेती है। जैसे जैकोटा ब्लूमर है, कौन? एक जैकोटा ब्लूमर है। ठीक, जैकोटा ब्लूमर की जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैकोटा ठीक, जैकोटा ब्लूमर है। इन्होंने क्या बोला? जैकोटा ब्लूमर ने बोला था कि शैक्षिक तकनीकी क्या है? उन्होंने कहा कि शैक्षिक तकनीकी जो है, शैक्षिक तकनीकों को, शैक्षिक तकनीकी को व्यावहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। मतलब इन्होंने व्यावहारिक अधिगम बोला है। क्या है? व्यावहारिक सर अधिगम। इसका डेफिनेशन लिखवा दीजिए। इसकी डेफिनेशन हम ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन यहाँ पर की पॉइंट समझ लो कि की पॉइंट्स में क्या हो सकता है कि इन्होंने ब्लूमर की डेफिनेशन को हम लोग किस तरीके से पकड़ सकते हैं ना। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला था? व्यावहारिक अधिगम के साथ साथ तकनीकी ज्ञान का विनियोग, व्यावहारिक अधिगम के साथ साथ तकनीकी ज्ञान का विनियोग, तकनीकी ज्ञान का विनियोग। ठीक, ये किसी भी डेफिनेशन में अगर ये दो पॉइंट आपको मिलेंगे तो ब्लूमर जैकोडा का नाम इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक, तो ये एक पॉइंट मिलता है। दूसरा आपको मैं बताऊं, रॉबर्ट रॉबर्ट ए कॉक्स आते हैं। रॉबर्ट ए कॉक्स, रॉबर्ट ए रॉबर्ट ए इनका भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है? इन्होंने बोला है कि मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा गया है। ठीक, क्या कहा गया? मानव की सीखने की परिस्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर मानव के सीखने की परिस्थिति होगी, मानव के सीखने की मानव के सीखने की परिस्थितियां। ठीक है ना? परिस्थितियां, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। मानव के सीखने की परिस्थितियां रॉबर्ट ए कॉक्स ने बोला था यहाँ पर। ठीक है ना? ठीक, डिसिको ने क्या बोला है? डिसिको ने क्या बोला है कि सीखने के मनोविज्ञान का व्यावहारिक, सीखने के मनोविज्ञान का व्यवहार, सीखने के मनोविज्ञान, ये सीखने के मनोविज्ञान का ये व्यवहार। ठीक, ये पॉइंट है। तो ये डिसिको का है आपका। तो इतने पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले जैकोटा ब्लूमर ने क्या बोला है? जैकोटा ब्लूमर ने बोला है कि शैक्षिक तकनीकी को हम, ठीक है, शैक्षिक तकनीकी को व्यावहारिक अधिगम, ठीक है, शैक्षिक तकनीकी को व्यावहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी, ठीक है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी डाल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी
ठीक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग ही आपका शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। फिर रॉबर्ट ए कॉक्स ने क्या है कि मानव के सीखने की परिस्थितियों को ही जो है इन्होंने शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत रखा है कि मानव के सीखने की जो परिस्थितियां होती हैं वही इन्होंने शैक्षिक तकनीकी के बारे में बताया। वही डिसीको ने क्या बोला कि सीखने के मनोविज्ञान का व्यवहार। सर ये वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इन्होंने ये डेफिनेशन दी है इसके बारे में। हाँ, तो ये की पॉइंट्स बता रहे, बाकी डेफिनेशन हम ग्रुप में अभी भेज देंगे क्लास ओवर होने के बाद ना। यहाँ पर इनके डेफिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इनकी डेफिनेशन को पकड़ सकते हैं। जैसे मानव से संबंधित जब कभी आएगा तो मानव के लिए रॉबर्ट ए कॉक्स का हम याद रखेंगे, मानव से संबंधित रॉबर्ट कॉक्स का है। अब विज्ञान और तकनीक दोनों को जोड़कर कौन बता रहा है, तो विज्ञान और तकनीक को जैकोटा ब्लूमर दोनों बता रहे हैं। विज्ञान और तकनीक को दोनों को जोड़कर व्यावहारिक ज्ञान की बात ये कर रहे हैं। फिर वहीं पर एक और बताया था यहाँ पे मनोविज्ञान का व्यवहार, ठीक है ना, सीखने के मनोविज्ञान का व्यवहार किसने बताया, तो डिसीको ने बताया था यहाँ पर। ठीक, इतने पॉइंट्स को हम लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ये 3 डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है आपकी। क्लियर है। इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे, इसके लक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको इतना साफ कर दें। अब आप लोगों के सामने होगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विशेषताएं जो होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, वो उन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। कि शैक्षिक तकनीकी के बारे में अब तक हम लोगों ने जाना कि शिक्षा के लक्ष्यों को जब कभी हमें पाना होता है और थोड़ा जल्दी और आसानी से पाना होता है, उसमें कोई नई चीज सोचते हैं। जब कोई नया चीज सोचते हैं तो नई विधियों का हम प्रयोग करेंगे, नई टेक्नोलॉजीज का हम जब यूज करते हैं तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोगों ने इनकी परिभाषाओं को देखा है। इनकी परिभाषाओं के साथ साथ अब हम इनकी विशेषताओं को भी देखते हैं कि इनकी विशेषताओं में क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक ना। सबसे पहले चलिए, ठीक, इसी को हम लोग विशेषताएं बोलते हैं, इसी को हम लोग लक्षण भी बोलते हैं हम लोग। ठीक, दोनों चीजें बोलते हैं। चलिए इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट को। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसकी विशेषताओं को जानेंगे। कहेंगे ईटी ने, मतलब ईटी जो है विभिन्न विधियों को विकसित करने में योगदान दिया है। मतलब कह सकते हैं कि ET has contributed in developing various methods, for example, micro teaching method, interaction analysis, audio visual aids and program learning methods। तो ये सब पॉइंट को नोट करते चलेंगे कि ईटी के माध्यम से क्या हुआ है आपका। ईटी के माध्यम से हम लोग अनेक शैक्षिक तकनीकों का हम लोग प्रयोग किए शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले माइक्रो टीचिंग, ठीक, माइक्रो टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग के साथ साथ इन्होंने और क्या बनाया है, माइक्रो टीचिंग मेथड है आपका ना, मेथड। ठीक है, माइक्रो टीचिंग मेथड के साथ साथ और आपका क्या बना है आप, ठीक, माइक्रो टीचिंग मेथड के साथ और क्या है आपको मैंने बताया था आपको इंटरेक्शन एनालिसिस। ठीक, इंटरेक्शन एनालिसिस, ठीक, इंटरेक्शन एनालिसिस को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक, इसको माइक्रो टीचिंग में सूक्ष्म शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि है आपकी। ठीक, सूक्ष्म शिक्षण विधि के साथ साथ आपका क्या आ जाएगा आपका, इसको इंटरेक्शन एनालिसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतः विश्लेषण, अंतः
अंतः विश्लेषण विधि होती है आपकी, और आपकी ऑडियो विजुअल एड्स होता है आपका। ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, एड्स होता है आपको। ऑडियो विजुअल एड को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रव्य दृश्य सहायक, श्रव्य दृश्य सहायक। ठीक, श्रव्य दृश्य सहायक आपका आता है आपका। ठीक है, श्रव्य दृश्य सहायक आता है, श्रव्य सही से लिखा है ना। ठीक, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री आती है, और आपकी एक और आती है प्रोग्राम लर्निंग आती है आपकी। क्या आती है, प्रोग्राम लर्निंग। तो थर्ड वाला क्या लिखते हैं? क्या हो गया, तो थर्ड पॉइंट क्या लिखते हैं? ये ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल एड्स होता है आपका। ठीक है ना। फिर इसके आ जाता है प्रोग्राम लर्निंग आती है, प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्रमानुदेशित शिक्षण ना। प्रोग्राम लर्निंग में पहले से व्यवस्थित चीजें होती हैं। प्रोग्राम लर्निंग ये सब क्या, ये सब मेथड्स है आपकी, माइक्रो टीचिंग मेथड्स होता है। और जो आप लोग बीएड जब करेंगे, बीएड के माध्यम, बीएड में तो शिक्षा टीचिंग प्रैक्टिस के लिए माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। इंटरेक्शन एनालिसिस भी जो है शिक्षण पद्धतियों में कुल मिला के शिक्षा टीचिंग मेथड्स में इसका हम प्रयोग करते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स का हम प्रयोग, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रोग्राम लर्निंग मेथड का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें कोई भी जब तक पूरा क्लास एक चीज को सीख नहीं जाएगा तब तक दूसरी क्लास में वो नहीं जाएगा, ऐसा इसमें बताने को मिलता है। इतना नोट कर लिया। और इसमें क्या आता है, और ईटी में हम लोग कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो होता है, इसमें मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं, विज्ञान का प्रयोग करते हैं, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो आप सब लिख सकते हैं कि हम साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं, साइंस का प्रयोग कर सकते हैं, टेक्निक्स का यूज करते हैं, सिस्टम का यूज करते हैं, और मशीन और एजुकेशनल मशीन्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। तमाम ऐसी तरीके जितनी भी चीजें होती हैं सब चीजों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, इनकी विशेषताएं हैं, इनके लक्षण भी हैं। लक्षण कैसे होंगे, जब कभी हम किसी भी चीज को काम करने के लिए हम कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसी चीज का काम यूज करेंगे जो टेक्नोलॉजी संबंधित हो, तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका आ जाएगा आपका। ठीक, किसके अंदर आएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका वो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट। अगर इसको कहा जाए तो ये कंटिन्यूअस डायनेमिक टेक्नोलॉजी है आपकी। क्या है, यह एक सतत गतिशील तकनीकी है। आपको तो ये पॉइंट लिखिएगा, क्या है आपका, कंटिन्यूअस डायनेमिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंटिन्यूअस डायनेमिक अब इसका क्या मतलब होगा, सतत लिखा है, सतत गतिशील तकनीक। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, सतत, इसका मतलब क्या होगा आपका कि आपसे कह रहा है कि सतत गतिशील तकनीक मतलब कंटिन्यूअस डायनेमिक टेक्नोलॉजी है। मतलब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें ये कभी रुकती नहीं है। ठीक है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह जो है इसकी संरचना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण, इसका जो संचार होता है, यह संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, लिखेंगे इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट मीडियम, ठीक है, इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि यह संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, यह संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कम्युनिकेशन का मतलब आप जानते होंगे, आपकी हमारी जो बात फोन से होती है, इस समय जो लाइव हो रही है, ये भी कम्युनिकेशन का ही एक रूप है, ठीक है, जिसमें हम जैसी जैसी बात हम जो आपको बताना चाहें वैसी ही बात आप समझ जाओ, तो वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं कि हम किसी को कम्युनिकेट करके अपने साथ जोड़ सकते हैं, शिक्षकों और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन भी हम ला सकते हैं ना। बिहेवियर मतलब कहते हैं कि चेंज बिहेवियर में चेंज भी कर सकते हैं, बिहेवियर चेंजिंग, मतलब व्यवहार में परिवर्तन भी हम ला सकते हैं, ये इसकी विशेषताएं होती हैं आपकी। बताइए इतने पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? सभी को क्लियर है इतने पॉइंट्स? जी सर। चलो, जी सर। हाँ, तो इसकी सर विशेष, इसमें बिहेवियर चेंजिंग की बात कैसे आएगी? हाँ, बिहेवियर चेंजिंग की बात कैसे आएगी, आपको ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को देखिए, ठीक, इस पॉइंट को देखिए, ये सभी क्या है, जब कभी हम लोग टीचर बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, तो टीचर बनने के जब प्रशिक्षण लेते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, 6 से 10 बच्चों का एक समूह होता है, उसमें कोई छात्र अध्यापक जाकर वो चीजों को पढ़ाता है। तो जब वहां पर वो ऐसी कंडीशन लाता है, तो वहां पर उसकी जो कमियां होती है, उसके बिहेवियर में चेंजेस होता है कि बच्चे से कैसे बात करना है, किसी को कैसे उसमें से जोड़ना है, ये चीजें होती हैं। इंटरेक्शन एनालिसिस में क्या होता है, इसमें जो है आप गैलोवे का आप इंटरेक्शन एनालिसिस देख सकते हैं और फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस आप देख सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस हम जो यूज करते हैं 10 कैटेगरीज में जो होता है, उसमें सबसे पहले स्टूडेंट मतलब वहां पर टीचर बैठता है और बच्चे के पूरे कंडीशंस को वहां पे देखता है, मेजर करता है, तो उसके बिहेवियर में चेंज करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो वहां पर लागू करता है, ठीक। तो ये भी बिहेवियर चेंज की बात करता है। फिर क्या आता है, प्रोग्राम लर्निंग आती है। प्रोग्राम लर्निंग में क्या होता है, पहले से व्यवस्थित अधिगम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब तक कोई भी बालक जैसे मान लो 10 बच्चों का एक ग्रुप है, जब तक 10 के 10 बच्चे इसमें सीख नहीं जाते तब तक वो दूसरी कक्षा में वो लोग या दूसरे भाग में वो प्रवेश नहीं करेंगे। ये प्रोग्राम लर्निंग का है। प्रोग्राम लर्निंग में ऐसा होता है कि सभी के लिए पूरा का पूरा कंटेंट तैयार होता है ना, इसीलिए आप लोग देखते होंगे लेसन प्लान बनाए जाते हैं। लेसन प्लान इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम अपने पढ़ाने की कला को या क्लास में जाते समय उसको चीजों को ध्यान रख सके, ठीक। इतना क्लियर हो गया, इसको साफ करें, बताइए। जी सर। ओके, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है, साफ कर दें हम ना। हम लोगों ने यहाँ जी। तक डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग इसके स्कोप की बात करेंगे, स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, स्कोप की बात करेंगे, स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक। स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, मतलब कि इसका जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है। तो स्कोप तो आप लोग भी बता सकते हैं, हम लोग भी बता सकते हैं कि इसका ब्रॉड स्कोप है। कह सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी as the theory and practice of educational approach to learning, मतलब शैक्षिक प्रौद्योगिकी सीखने के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण के सिद्धांत और व्यवहार के रूप में हम इसको देख सकते हैं। मतलब क्या देख सकते हैं,
कि ये जो है इसके दृष्टिकोण जो है सिद्धांत और व्यवहार के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि आपसे कोई कहे कि क्या है तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि ये इसका दायरा है, दायरा स्कोप है कि हम इसको एक सिद्धांत के रूप में और व्यवहार के रूप में देख सकते हैं। किसके, हम इसको एक सिद्धांत के रूप में, बड़ा ढीला हो जाता है, हम इसको सबसे पहले देख सकते हैं। पहले पॉइंट पर हम नोट करेंगे, पहले पॉइंट पर हम लोग कह सकते हैं इसको इसको जो है सिद्धांत और व्यवहार के रूप में देख सकते हैं। सिद्धांत और व्यवहार, इन दोनों के रूप में हम देख सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, एजुकेशनल अप्रोच, ठीक है, एजुकेशनल अप्रोच के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। एजुकेशनल अप्रोच में आपके थ्योरीज आ जाएगी और प्रैक्टिस आ जाएगी ना। व्यवहार या व्यवहार को कहीं कहीं प्रैक्टिस भी देखने को मिलता है, तो ये थ्योरीज आ जाएगी, थ्योरी के रूप में देख सकते हो, प्रैक्टिस के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक, तो ये इसके स्कोप है। दूसरा हम कह सकते हैं कि तकनीकी उपकरण और मीडिया के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो संचार में सहायता करती है, ज्ञान का और उसके विकास का विनियमन का, मतलब कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज टेक्नोलॉजिकल टूल्स। ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स के रूप में, टेक्नोलॉजिकल टूल्स के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स के रूप में एंड मीडिया के रूप में। मीडिया आप देखते नहीं है, मीडिया होती है, मीडिया के रूप में। फिर कह सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, यहाँ पे इसका संचार का ज्ञान देते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल टूल, तकनीकी उपकरण होता है, ये तकनीकी उपकरण। ये मीडिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में, मीडिया को मीडिया ही लिख देते हैं, मीडिया। और कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब संप्रेषण का ज्ञान। ठीक है, तो ये इसका स्कोप होता है, ये संप्रेषण का ज्ञान हमें देता है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से टीचिंग, आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है, इसका स्कोप जो है LMS के रूप में होता है। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा LMS का फुल फॉर्म भी आ सकता है कभी, क्या आ जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, इसका प्रयोग हम इसके रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ये प्रबंधन प्रणाली सीखने के लिए ना, ये आपका लर्निंग अधिगम, ठीक है, प्रबंधन प्रणाली सीखने के लिए। सर ये आपने लिखा है जो ब्रैकेट में LS, ये क्या है, LMS? ये LMS क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है आपकी। ठीक है, अधिगम प्रबंधन प्रणाली, अधिगम प्रबंधन, मतलब कि इसमें जो है लर्निंग होगी, फिर इसको मैनेज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और इसमें सिस्टम को भी लागू किया जाएगा, किस तरीके से आपके पास ये आए आपका। ठीक है ना, ये आपका आए आपके पास। एक और आता है आपका इसमें EMIS, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लिखेंगे एजुकेशन मैनेजमेंट
एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, ये होता है आपका एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसको क्या हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली। शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली, ये पूरा बोल सकते हैं ना, शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली, इसके रूप में हम इसको जानते हैं। ये आपका क्या है, ये स्कोप है कि इसमें क्या होता है लर्निंग में, कि इसमें सीखने के प्रबंधन को पूरा का पूरा कंप्लीट किया जाता है कि किस तरीके से किसको सिखाया जाएगा, किसको क्या चीजें बताई जाएंगी। फिर इसके बाद EMIS जो होता है, इसमें क्या होता है शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली, इसमें इंफॉर्मेशन को जोड़ दिया जाता है। तो ये पॉइंट हम लोगों को नोट डाउन याद रखना है आपका। ठीक है ना, यहीं पर एक ICT का भी फुल फॉर्म आता है। ICT का आप लोग जानते ही होंगे, ICT का ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन लिखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सर दिख नहीं रहा है। ओके, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अब दिख रहा है? हाँ सर। चलो, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको नोट करना है, नोट डाउन रखना है कि इसके स्कोप क्या है। स्कोप में आप इसको एक सिद्धांत के रूप में और प्रैक्टिस के रूप में हम देख सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं, तकनीकी उपकरण होते हैं, मीडिया होता है, संप्रेषण का ज्ञान होता है आपका। फिर इसके बाद LMS आता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है आपका। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में अधिगम प्रबंधन प्रणाली को हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग EMIS होता है, जिसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम देखते हैं, जिसमें शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली को मेन होता है आपका। और नेक्स्ट जो है आपका ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें जो है शिक्षा से संबंधित जितने भी कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर का अध्ययन जो होता है, कंप्यूटर का जो स्टडी होती है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं। इसी को ICT को कहीं कहीं कंप्यूटर स्टडीज भी बोला जाता है, आपको लिख दीजिएगा, ICT को कहीं कहीं कंप्यूटर स्टडीज भी बोला जाता है आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताइए। सर ठीक है ना, ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने इतने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इतने पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। फेमस हुआ, इन सब चीजों पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो यहीं पर एक बात आ जाती है कि शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग मुख्य रूप से कैसे हम देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि शिक्षण का मॉडल मुख्य रूप से इसको प्रोग्राम लर्निंग के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी या शैक्षिक टेक्नोलॉजी, इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था या किसने किया होगा, तो इस पे एक फेमस नाम आता है ब्रायन मोर का। ठीक है ना, नाम लिखिए, ब्रायन मोर जो है, ब्रायन मोर ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, ठीक है, ब्रायन मोर ने सबसे पहले शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया, सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही
शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। और इसमें फिर इसके बाद 1950 ईस्वी में इसको जो है आगे बढ़ाने का काम जो है 1950 ईस्वी में बीएफ स्किनर ने, किसने, बीएफ स्किनर ने, ठीक है, बीएफ स्किनर ने अपनी प्रोग्राम लर्निंग जो दी थी, कौन सी दी थी, प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग, इनकी वजह से जो बहुत ज्यादा ये फेमस हुआ था आपका, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। फिर इसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इसके बाद किसने काम किया, शैक्षिक उद्देश्यों को 1900 स्किनर ने क्या किया, प्रोग्राम लर्निंग, क्या चीज, बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर ने, लेकिन देखिए शैक्षिक शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले ब्रायन मोर ने किया था, लेकिन शैक्षिक शब्द, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस तरीके से किया जाए ये बीएफ स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग में बताया था अपनी। लेकिन इसके बाद जो है शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जो है एक सिद्धांत, एक वर्गीकरण किया गया, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण, ये किसने किया है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करना ही तो शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। उसीलिए शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण जो है किसने दिया था, ब्लूम ने 1956 ईस्वी में दिया था। बीएस ब्लूम, ब्लूम का नाम आपने सुना होगा ना, बीएस ब्लूम, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आप लोग पढ़ते होंगे, हम लोग पढ़ते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ये सब काम उसी समय उसी दौरान हुआ था, इसलिए सबसे ज्यादा ये फेमस होने की हुआ था वहां पर, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। अब यहीं पर एक बात करी जाती है कि सबसे पहले शिक्षा मशीन का, वो जो है शिक्षा मशीन का आविष्कार या शिक्षा मशीन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो शिक्षा मशीन का प्रयोग सिडनी एल प्रेसी ने किया था। किसने किया था, सिडनी, हाँ, ये आपने शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ये एक मतलब मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, ये ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं ना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण, तो जो ब्लूम का वर्गीकरण जो होता है वो याद रखिएगा इसके लिए होता है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही ब्लूम का वर्गीकरण जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। ब्लूम का जो वर्गीकरण होता है वो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होता है। मैंने सबसे पहले क्या होता है कि ब्रायन मोर ने शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, इस पॉइंट को नोट करना है। दूसरा कि शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग या प्रचलन कब से शुरू हुआ, तो जब बीएफ स्किनर ने अपनी प्रोग्राम लर्निंग बताई थी तभी से जो है शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग ज्यादा तरीके से होने लगा। लेकिन बीएस ब्लूम ने क्या किया, शैक्षिक उद्देश्यों को पाने के लिए जो है इसका वर्गीकरण किया, कब किया, 1956 में। लेकिन यहीं पर आपका एक प्रश्न आता है कि शिक्षा मशीन का सबसे पहला उपयोग किसने किया, ठीक है, शिक्षा मशीन का उपयोग सबसे पहले, शिक्षा मशीन का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में, लिखेंगे, लिखिए, लिखिए, शिक्षण मशीन का, ठीक है, शिक्षा मशीन का प्रयोग, ठीक, तो शिक्षा मशीन का प्रयोग जो है सन 1926 ईस्वी में किसने किया था, सिडनी प्रेसी ने, सिडनी प्रेसी ने। क्वेश्चन आता भी है शिक्षा मशीन का प्रयोग जो है कब किया गया, 1926 में, किसने किया, सिडनी एल प्रेसी, सिडनी प्रेसी का नाम आता है आपका, ठीक है, लिख लिया। क्लियर है, पॉइंट बताइए। हेलो, जी सर, क्लियर है पॉइंट जी इतने, सर, जी, हाँ।
ये इम्पोर्टेंट था कि हम लोगों को जानना चाहिए कि ब्रायन मोर ने इसका प्रयोग किया, बीएफ स्किनर की वजह से जो हम इसको जानते हैं। और सबसे बड़ा काम जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। कभी-कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी ने दिया तो वर्गीकरण किया, लेकिन किसको बेस बनाकर दिया, किसके लिए दिया? तो एजुकेशनल गोल्स के, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए दिया, शैक्षिक उद्देश्यों को पाने के लिए उन्होंने 3 तरीके से बताया था ना। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सर मोटर ना, कॉग्निटिव था, अफेक्टिव था, मोटर पैटर्न था। इन 3 चीजों में उन्होंने डिवाइडेशन किया था। तो उसकी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे की क्लास में ना। अभी तो यहाँ पर इसके बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक। फिर उसी के साथ साथ और याद रखना है 1960 ईस्वी में क्या हुआ था। 1960 ईस्वी में फ्लैंडर्स का नाम सुना होगा। फ्लैंडर का नाम सुना है आपने? फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस आया आपका, कब दिया था? 1960 ईस्वी में। फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस। ठीक। फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस भी जो है 1960 ईस्वी में हम लोग देखने को मिलता है हम लोगों का। क्लियर है? ठीक है ना? जी सर। कि इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि ये सब पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट जी है आपके सर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वन लाइनर, हाँ बताएं। सर जो शिक्षण मशीन है उसमें क्या क्या आ जाती हैं, जो क्लास में यूज होती हैं नहीं, सारी चीजें? उन्होंने एक शिक्षा मशीन बनाई थी उस समय, और शिक्षा मशीन का प्रयोग किया था कि शिक्षा के क्षेत्र, वो शिक्षा मशीन में कुछ था, वो केवल एक नाम था शिक्षा मशीन। उसमें जो है रख के उसको यूज किया उन्होंने क्लासरूम में, कि किस तरीके से किसी कमियों को कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं, कैसे कमियों को दूर कर सकते हैं हम लोग। ठीक। मतलब स्कैनर टाइप का? स्कैनर टाइप में नहीं, जैसे उन्होंने शिक्षा मशीन का, उसमें ज्यादा देखने पढ़ने को मिलता नहीं है, बस यही उसमें पढ़ने को मिलता है। शिक्षा मशीन का उन्होंने प्रयोग किया था, शिक्षा मशीन का प्रयोग किया था, उसके बारे में और हम लोग उसको हम देखेंगे कैसे क्या उसका एक्सपेरिमेंट हम, या तो हमें पढ़ना पड़ेगा उसमें ना, उसको हम देखते हैं। अब इसमें ओके देखिए, सर। अब इसके बाद आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर टीचर्स, मतलब शिक्षकों के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी किस रूप से उपयोगी है। तो आप बता सकते हैं ना इसमें, कि इसमें जो है शिक्षकों को क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान मिलता है। मतलब कुल मिला के टीचर्स के लिए अगर हम बात करेंगे, तो टीचर के लिए एक्शन रिसर्च होगा। एक्शन, टीचर के लिए एक्शन रिसर्च होगा। एक्शन रिसर्च क्यों होगा? क्योंकि बालक की समस्या या स्टूडेंट की प्रॉब्लम को क्लास में सॉर्ट आउट कर देना ही आपका एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, कक्षा से संबंधित कक्षा की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कक्षा की स्थिति में हम लोग उसके करिकुलम को देखते हैं, टीचिंग मटेरियल को देखते हैं, और इन्वायरमेंट को देखते हैं। इन सभी चीजों को देखने के साथ साथ हम लोग टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तमाम तरीके की चीजों का उपयोग यहाँ करके हम लोग बच्चे, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें टीचर क्या करता है, अपना प्रोफेशनल ग्रो करता है। वो अनेक तरीके टीचिंग का प्रयोग करता है, टीचिंग प्रशिक्षण लेता है, आपका टीचिंग ट्रेनिंग लेता है। तो और उसमें जो है ईटी का प्रयोग किस तरीके से किया जाए, ईटी का मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस तरीके से किया जाए, इन सब चीजों पर वो ध्यान देता है आपका। क्लियर है इतने पॉइंट आपका? बताइए। जी सर। हाँ, तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया? इंफॉर्मेशन। अब हम लोगों ने इसके बेसिक कंसेप्ट को जान लिया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें जानेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ तक, ओके, थैंक यू, जय हिंद सभी।